विकास के पैमाने को लेकर ये बात चल रही है। और राम जानकी मार्ग की स्थिति की अगर बात करें तो 2012 में सपा सरकार थी, उसके बाद से ही राम जानकी मार्ग बन रहा है और ये 55 किलोमीटर आज इतना लंबा हो चुका है कि अब तक भी बन के तैयार नहीं है। ये सरकार चाहे सपा की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, और इस तरीके से धर्म से जुड़ा ये रोड है, मेरी तो आस्था में मैं अगर किसी पद पे होता और मेरी कलम से अगर होने लायक रहता तो इस रोड को मैं उस नक्शे के हिसाब से बनाता कि आने जाने वाला हर आदमी भगवान राम और सीता जी की झांकी देखते हुए रोड से जाता कि कभी भगवान राम और माता सीता जी इस रोड से गुजरे थे। क्या लगता है आपको कि अब तो कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, समय आखिरी चल रहा है और ऐसे में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, क्या गड्ढा मुक्त का वो नारा कुछ असरदार रहा? सही बात ये, रोड बने तो बढ़िया बने, और अगर गड्ढा मुक्त की बात आ जाएगी तो उसमें अधिकारी और ठेकेदार मलाई काट लेते हैं, सरकार बैठ के वहाँ क्या करेगी। जो है अभी आपका एक लंबा सफर है, जहाँ तक मेरा प्रयास है कि एक लंबा सफर आप तय करने वाले हैं और यहाँ से उत्तर। और अगर इस क्षेत्र की विकास की बात की जाए, क्योंकि ये क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है, तो इसको किस पैमाने तक आप ले जाने की कोशिश करेंगे? इस क्षेत्र को हाईटेक बनाने की इच्छा है, सड़क से, बिजली से और पानी से और स्वास्थ्य से, तभी यह क्षेत्र हाईटेक हो सकता है, ये ब्लॉक हाईटेक हो सकता है जब ये 5 सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा से खास करके पौली इलाके की राजनीति को क्या व्याख्या किस तरीके से करना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे। भाई हम तो तन मन धन से हर चीज से प्रमुख जी के साथ में, राम मिलन यादव जी के साथ में। आप तो 5 साल से यहाँ देख रहे हैं, 5 साल से आप यहाँ प्रमुख रहे हैं और ये भी हमने हवा देखा कि सारे बीडीसीओ का रुख आपके तरफ है और हम लोग तो तन मन धन से उन्हीं के साथ लगे। आधुनिकता की अंधी दौड़ में आंगन की मिट्टी भी अब हया बन गई। हर तरफ संगमरमर के फर्श, सुंदरीकरण के भेड़ चढ़ते छायेदार वृक्ष, खोखले होते पहाड़ और नदियां, बेमौसम बारिश, आसमान से बरसती आग, फिजाओं में जहर, अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण उखड़ती सांसों की डोर, जो किसी ने न देखा होगा वो भी 21वीं सदी की इस पीढ़ी ने देख लिया। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 5 जून है। 1972 से हालांकि पर्यावरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1973 से पूरी तरीके से जो है जिम्मेदारी के साथ जो है पर्यावरण को शुरुआत किया गया। प्रधान जी, लगातार पेड़ कम होते जा रहे हैं, किस तरीके की चिंता व्यक्त करना चाहते हैं? पहले तो आप सभी जन समूह को, सम्मानित स्नेहीजनों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पर्यावरण दिवस है। हम सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान या सहयोगियों के साथ हम पर्यावरण के देख रेख में वृक्षों की देखभाल करें, लगावें, उसको देख रेख करें और गांव में जितना हो सके हम हरियाली के लिए, प्रदूषण मुक्त के लिए और सभी के लिए हम वृक्षों का उपयोग करें, वृक्ष लगाएं। दो पल किसी छायेदार वृक्ष के नीचे आकर महसूस हो जाता है कि हमने प्राकृतिक से ही उलझकर आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसका परिणाम समय समय पर हमको देखने को मिलता है। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी आ रही है, तो कहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लंबे समय से बारिश नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर हमने संत कबीर नगर के अलग अलग क्षेत्र की समस्या व पर्यावरण दिवस पर स्थायी नेताओं से विशेष चर्चा की है। सर पर फैला हुआ नीलू आसमान, आसमानों में दिन के उजाले, कभी कम कभी ज्यादा बढ़ती हुई गर्मियों की ये शिद्दत, राहत इंदौरी की लिखी हुई वो शायरी याद दिलाती है कि शहर क्या देखा, हर मंदिर में जाले पड़ गए, ऐसा लगता है कि फूल पीले थे और काले पड़ गए। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और अगर पूर्व इसके 2-3 साल पूर्व की अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग कॉलेज हो, स्कूल हो या संस्थाएं हो, हर जगह पे विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते थे और पौधारोपण करते थे। आज इसी मुद्दे पर खास करके
इस क्षेत्र के मुद्दे पर, क्योंकि यह धनघटा क्षेत्र है, वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है, इस भी मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज बैठा हूँ। और हमारे साथ जो है एक इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जो है नेता है, उनसे भी सवाल करेंगे इस क्षेत्र के बारे में और जानेंगे भी, समझेंगे भी। और हम शुरुआत करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस से, क्योंकि 1973 की बात की जाए उसके बाद से लगातार विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ों की कटान हो या नदियों की धाराएं बदलने की बात हो या पहाड़ जिस तरीके से लोग अपने अपने यूज में लेकर ऑक्सीजन की किल्लत का एहसास आज कर रहे हैं, शायद एक बहुत बड़ी किल्लत है इस महामारी के अंदर जो है। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मच रहा था, जिस तरीके से सांसों की डोर टूट रही थी, हर आदमी ऑक्सीजन को लेकर जो है परेशान था। ऐसे में किस तरीके की भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता अगर नहीं आएगी तो शायद इस चीज़ की अगले साल भी दिक्कत पड़ेगी या हर साल दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि 2032 तक ऐसा भी कहा जाता है कि एक ऐसा समय आएगा जब पानी के लिए भी हाहाकार मचेगा। आज भी पानी के लिए हाहाकार है। ऐसे में किस तरीके की चिंता व्यक्त करते हैं, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और जननेता हैं जिनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। खास करके शुरुआत आप ही से मुझे लग रहा है कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो है पौली ब्लॉक से जो है प्रत्याशी के रूप में जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं। और पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 15,000 पेड़ लगवाए गए थे, और 15,000 पेड़ की अगर बात करें तो बहुत कम पेड़ नज़र आते हैं। ऐसी क्या वजह रही कि पेड़ों की कमी लगातार हो रही? पेड़ लगाया गया था और पेड़ लगवाया भी गया था। कुछ तो बाढ़ के कारण कटान में चला गया, जो नदी किनारे पेड़ लगाए गए थे वो बाढ़ से चले गए, और कुछ जानवरों ने जो है नुकसान किया। लेकिन तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनको हम सब और हमारे क्षेत्र की जनता ने उसको कोशिश करके, उसका घेराव करके उसको उगाने का काम किया है और बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि पर्यावरण से हम लोगों का जीवन सुरक्षित है और सबका जीवन सुरक्षित है। इस नाते पेड़ पौधा लगाना बहुत ही खास करके मैं राम जानकी मार्ग के किनारे हूँ और ऐसी ही जगह पे ये छोटी सी सभा हम लोगों की वार्ता चल रही है। खास करके कोई ये डिबेट नहीं है और ना ही इसे डिबेट समझा जाए, और ये विकास के पैमाने को लेकर ये बात चल रही है। और राम जानकी मार्ग की स्थिति की अगर बात करें तो 2012 में सपा सरकार थी, उसके बाद से ही राम जानकी मार्ग बन रहा है, और ये 55 किलोमीटर आज इतना लंबा हो चुका है कि अब तक भी बन के तैयार नहीं है। कभी कल कोई जिक्र कर रहा था कि हमारी खबर बनाई जाए, कि जो है इस रास्ते की खबर बनाई जाए। दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब है। योगी सरकार का बार बार ये कहना था, जहाँ तक क्या कि नेपाल में मुझे याद है कि एक योगी सरकार की मीटिंग चल रही थी योगी जी की, उन्होंने ये कहा था कि इसको मैं राष्ट्रीय राजमार्ग बनाऊंगा, क्योंकि सीता जी यहाँ से होते हुए अयोध्या के इसी रास्ते से अयोध्या गई थी। बहुत समय पहले इसी रास्ते के किनारे इबारत भी लिखी जाती थी। बहुत सारे इतिहास है इस रास्ते का कि आज इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया है। आप बीजेपी सरकार को इसमें दोषी मान रहे हैं या सपा सरकार को? क्योंकि शुरुआत की अगर बात करें तो सपा सरकार से ही हुई थी। देखिए, सरकार चाहे सपा की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, और जिस तरीके से धर्म से जुड़ा ये रोड है, मेरी तो आस्था में, मैं अगर किसी पद पे होता और मेरी कलम से अगर होने लायक रहता तो इस रोड को मैं उस नक्शे के हिसाब से बनाता कि आने जाने वाला हर आदमी भगवान राम और सीता जी की झांकी देखते हुए रोड से जाता, कि कभी भगवान राम और माता सीता जी इस रोड से गुजरे थे। लेकिन धर्म के नाम पर इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां तो बन जा रही हैं, सारी पार्टियां बनवा रही हैं, लेकिन इस रोड का जो काम नहीं हुआ, इसके लिए समझ लीजिए कि भगवान राम भी कहीं न कहीं उनके दिल में भी दर्द होता होगा कि मेरा मंदिर तो बहुत बढ़िया बन रहा है और तमाम मंदिर बन रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से मैं गुजरा, जिस रास्ते पे भक्तों ने मेरे ऊपर फूल बरसाए, आज उस रास्ते की दुर्दशा ये है कि वहां से गुजरने वाला मेरा भक्त ठोकरें खा के गिरा। आम रास्ते भी कुछ ऐसे ही है जिस तरीके से योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त नारे दिए थे। और क्या लगता है आपको कि अब तो कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, समय आखिरी चल रहा है, और ऐसे में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है,
क्या गड्ढा मुक्त का वो नारा कुछ असरदार रहा? देखिए, गड्ढा मुक्त का नारा तो ये तो ठेकेदार और अधिकारियों को खाने के लिए एक मलाई मिल जाती है। सही बात ये, रोड अगर रोड बने तो बढ़िया बने, और अगर गड्ढा मुक्त की बात आ जाएगी तो उसमें अधिकारी और ठेकेदार मलाई काट लेते हैं। सरकार बैठ के वहाँ क्या करेगी? जब यहाँ के जनप्रतिनिधि ये बात सरकार तक पहुँचाएंगे तब सरकार जानेगी। तो सरकार ने पैसा मुक्त कर दिया कि इस रोड को बनाओ, अब पता चला यहाँ बना ही नहीं है और उसके जनप्रतिनिधि इस बात को वहां तक पहुँचाए ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इस रोड को मैं उम्मीद करूंगा और मेरा बस चलेगा तो मैं पैड भी लिखूंगा भारतीय जनता पार्टी के सीएम और पीएम दोनों लोगों के पास कि मेरी यह आस्था है कि जिस रोड से भगवान राम और सीता जी का आगमन हुआ था उस रोड को इस तरीके से बना दिया जाए कि जो भी लोग गुजरे वो समझ लीजिए एक तरीके से वो एहसास करते जाए कि भगवान राम सीता जी सामने, ये एहसास होते हुए जाए। तो ये था, हम लोग क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब लास्ट उसी पे फिर से आ जाते हैं पौड़ी ब्लॉक पे, क्योंकि अभी किसी ने कहा कि दीदार भरी आंखों से तूफान सजाए बैठे हैं, आप आए या ना आए हम आस लगाए बैठे हैं। कुछ ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में आपका एंट्री करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने आपके लिए प्रोग्राम भी चलाया, जिस तरीके से उस प्रोग्राम में आपकी एंट्री दिखी, काफी लोग प्रभावित हुए और काफी लोग खुश भी हैं। वैसे अगर आप पुनः जो है, अभी आपका एक लंबा सफर है, जहाँ तक मेरा कयास है कि एक लंबा सफर आप तय करने वाले हैं, और यहाँ से उठकर, और अगर इस क्षेत्र की विकास की बात की जाए, क्योंकि ये क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है, तो इसको किस पैमाने तक आप ले जाने की कोशिश करें? विकास के नाम पर इस क्षेत्र को, मेरी इच्छा है इस क्षेत्र को हाईटेक बनाने की इच्छा है। सड़क से, बिजली से और पानी से और स्वास्थ्य और शिक्षा से, तभी ये क्षेत्र हाईटेक हो सकता है, ये ब्लॉक हाईटेक हो सकता है जब ये पांचों सुविधाएं होंगी। और पूरी कोशिश इस बार करूँगा इस इलाके की कोई सड़क, कोई नाली, कोई खड़ंजा, और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप अभी स्टेडियम की बात कर रहे थे, स्टेडियम भी हम लोग करवा दिए होते, लेकिन चूंकि हमारे ब्लॉक में ऐसी जगह नहीं मिल पाई, नहीं तो मैं खुद स्टेडियम के लिए अपना पैड लिखा था और स्टेडियम पास भी हो गया था। वही स्टेडियम आज हैंसर ब्लॉक में बना है, जो सिरसी ग्राम पंचायत में। यहाँ जगह न मिलने के कारण स्टेडियम नहीं बन पाया, नहीं तो स्टेडियम भी बन गया होता। और इस नाते इस इलाके का सर्वप्रथम विकास, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत मस्ट जरूरी है और इस पर हम लोग गंभीर भी हैं। और एक चीज और है, संत कबीर नगर की ये धरती बहुत चीजों से धनवान है, लेकिन शायद इसको थोड़ा से इग्नोर कर दिया गया, उस तरीके से नहीं देखा गया। और हम लोगों ने ये कवर किया था, चाहे कताई मिल का हो या गांधी आश्रम हो, ये सब में बहुत बड़े रोजगार का संसाधन मतलब मुहैया कराया जा सकता है। जिस तरीके से गांधी आश्रम की बात की जाए, 10 से 12 हज़ार लोग काम करते थे, आज पूरी तरीके से बंद पड़ा है। क्या आपको लगता है कि मतलब अगर ये चालू हो जाता, दोनों अगर चालू हो जाते, तो जो यहाँ से लोग प्रवासी मजदूर कह के जो आज उनको नाम दिया गया है, वो उनको जो है रोजगार ही मिल जाता? नहीं तो ये तो सही है, अगर ये फैक्ट्रियाँ चालू हो जाए तो जो प्रवासी मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है उनको यहाँ रोजगार मिलता और उनके परिवार को यहाँ से खुशी मिलती, अपने घर पे रह के नौकरी करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। दुर्भाग्य से वो फैक्ट्री नहीं चल पा रही है, इसके लिए हम सब दोषी हैं और कोशिश किया जाएगा कि फैक्ट्री को चालू कराया जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और आने वाला समय हो सकता है कि फैक्ट्री चालू भी हो जाए। आने वाले समय में अगर हम लोग प्रयास करेंगे, सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे, तो फैक्ट्री चालू भी हो सकता है। और जो बाहर मजदूर, प्रवासी मजदूर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, वो अपने क्षेत्र में रह करके अपनी मजदूरी, अपनी रोजी रोजगार चला सकते हैं।